नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइज आप में से कुछ हमारे भाइयों ने ये कहा कि वन लाइनर जनरल नॉलेज न देकर आप ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज दीजिए, ताकि जिससे पेपर का भी अनुभव हमें हो सके कि किस प्रकार से हमारा पेपर जो है कंप्लीट होगा। इसलिए हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का जो है आज के बाद आपको वीडियो दिया करेंगे, क्योंकि वन लाइनर जनरल नॉलेज का कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि वन लाइनर जनरल नॉलेज से पेपर जैसा अनुभव हमें नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जो है स्टार्ट की है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि जितनी भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो था हमारा कौन सा, लोथल। लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। कौन सा, लोथल जो हमारा बंदरगाह शहर था। लोथल जो था वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था, जो आधुनिक राज्य में आधुनिक समय में गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना लोथल के, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लोथल इस समय किस राज्य में है। तो लोथल इस समय गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बंदरगाह था लोथल, और इस समय किस राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है ये गुजरात राज्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो संख्या दर्शन संप्रदाय की जो स्थापना थी वो तो कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा संख्या दर्शन की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका क्वेश्चन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। तो कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत विवरण देती है राजतरंगिणी। कौन सी, राजतरंगिणी जो है, क्वेश्चन का सी जो है वो बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देती है। राजतरंगिणी होती है वो पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीरी राजाओं का एक पौराणिक इतिहास था। तो इसलिए याद रखना राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सामवेद किससे रिलेटेड था, विज्ञान के ज्ञान से, ऋग्वेद स्मृति के भजन के ज्ञान से संबंधित था, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान था, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान था। तो इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें बात कर रहे हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है सामवेद से विज्ञान का ज्ञान, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सामवेद से हमें गाइस विज्ञान का ज्ञान नहीं मिलता था, सामवेद से हमें संगीत का ज्ञान मिलता था। संगीत की जितनी भी विधाएं वगैरह होती हैं वो सब जो थी वो सामवेद में शामिल थी। तो याद रखना सामवेद हमें विज्ञान का ज्ञान न करा के संगीत का ज्ञान कराता है। ऋग्वेद में स्मृति भजन ये मिलते थे। अथर्ववेद जो था उसमें जादू टोने से संबंधित बात बताई गई थी। यजुर्वेद जो था उसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता था। लेकिन सामवेद जो था वो विज्ञान से संबंधित न होकर संगीत से संबंधित था, क्योंकि हमारे वेद गाइस जो हिंदू धर्म के जो वेद हैं मेन 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसमें सामवेद जो था वो सामवेद जो था वो संगीत के विधि विधानों से संबंधित था। वहीं ऋग्वेद स्मृति के भजन व ज्ञान से संबंधित था। अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में बताया गया था। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह जाती है कौटिल्य को किस ग्रंथ का लेखक माना जाता है। तो जो कौटिल्य थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। और ये किस पर आधारित था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति पर आधारित था। किस पर? राजनीति पर आधारित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है गाइस कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता था। तो याद रखना, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता था और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे ये प्रधानमंत्री थे। तो इनको दो और नामों से भी जाना जाता था, किससे? विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता था। इन्होंने अपना एक शास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत के अंदर यदि हम शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। भारत के अंदर जो शुतुरमुर्ग थे वो पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के जो अंडे थे वो गाइस बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो पुरातात्विक स्थल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम सबसे पुरानी खोज की बात करें तो बेरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना गया है। जो पुरातात्विक जो विभाग है उसने ये बताया है कि जो बेरडाना वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये क्या था? कादम्बरी संस्कृत का एक उपन्यास था। संस्कृत का क्या था? एक उपन्यास था कादम्बरी, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा 7वीं शताब्दी के पूर्व में लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गाइस इसमें ऑर्डर जो है वो गलत डला हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हमारा सी सही होगा, लेकिन यहाँ जो क्रम लिखे गए हैं, सीरियल जो है वो गलत हो गया है, लेकिन इसमें हमारा आंसर सी सही होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, मोहनजोदड़ो क्या था? टीलों और खंडरों का समूह था। मोहनजोदड़ो टीलों और खंडरों का समूह था। इसकी खोज जो है की गई थी वो सिंधु नदी के तट पर की गई थी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के जो झूलते उपवन का संबंध है वो उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। गाइस इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, हमारे ये जो ऑर्डर हैं वो गलत पड़े हुए हैं 2-3 क्वेश्चंस में, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज से ये कल से गलती नहीं होगी, क्योंकि आज पहली बार हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, तो थोड़ा टाइपिंग वालों से मिस्टेक हो गई है। चलिए फिर भी हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, आप उस आंसर पे फोकस कीजिए। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है इसका संबंध। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो दोस्तों इनमें से यदि बात करें कि सिंधु नदी पर कौन सा स्थल नहीं है, तो चनुदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पर स्थित है, रोपड़ जो है वो सिंधु नदी पर स्थित नहीं है, और कोट दिजी जो है ये भी सिंधु नदी पर स्थित है। तो याद रखना, इनमें से 3 स्थल
चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों जो हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। लेकिन इनमें से रोपड़ स्थल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा गाइस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। बाद बाकी चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेदांग कुल कितने होते हैं? तो वेदांग की बात करें हम तो वेदांग कुल होते हैं हमारे 6 होते हैं गाइस। वेदांग होते हैं कुल कितने? 6 वेदांग होते हैं। वेद और वेदांग, वेद होते हैं हमारे 4, याद रखना इनमें नॉर्मल सा फर्क है। वेद होते हैं हमारे 4 और वेदांग कितने होते हैं हमारे? वेदांग होते हैं हमारे 6, जो किस किस से जुड़े होते हैं? देखो 6 वेदांग होते हैं हमारे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से भी दोहराता हूं। 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग होते हैं। और वेद कितने होते हैं? 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये हमारे 4 वेद होते हैं और 6 वेदांग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें, रावी नदी को पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। किसे? पारुषी नदी के नाम से जाना जाता था और ऋग्वेद में रावी नदी को। अब दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे हैं। ऋग्वेद में इनको किस नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता नदी को किस नाम से जाना जाता था? झेलम। आजकल जिसे हम झेलम कहते हैं उसे ऋग्वेद में वितस्ता कहा जाता था। आजकल जिस नदी को हम चिनाब नदी कहते हैं उसे ऋग्वेद में आश्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। आजकल जिसे हम सतुद्री कहते हैं, सतलज नदी कहते हैं, उसे शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में। आजकल जिसे हम रावी नदी कहते हैं उसे ऋग्वेद में पारुषी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इन नदियों के वर्तमान नाम भी आप नोट कर लीजिए। वितस्ता नदी को वर्तमान में झेलम कहा जाता है, आश्किनी नदी को चिनाब कहा जाता है और सातुद्री नदी को सतलज नदी कहा जाता है और पारुषी नदी को रावी नदी के नाम से प्रेजेंट टाइम पर जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। राजस्थान में जो हड़प्पा स्थल मिला है वो कालीबंगा मिला है। और राजस्थान का जो हड़प्पा स्थल है वो कालीबंगा मिला है। और दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये राजस्थान के कालीबंगा शहर से ही मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो वो राजस्थान के कालीबंगन से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों या मंडलों को में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में गाइस 10 मंडल हैं। कि कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और याद रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 1028 जो हैं वो ऋचाएं होती हैं। याद रखना ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में 1028 जो हैं वो ऋचाएं होती हैं और 10 जो होते हैं वो हमारे मंडल होते हैं। इसमें जो है याद रखना ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो इसमें बात करें सुत्त पिटक का एक भाग जो होते हैं वो कौन सी है? मध्यमा निकाय। वो होता है एक सुत्त पिटक का भाग होता है। क्या? मध्यमा निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि गाइस हमारा वीडियो दूसरे भाइयों तक भी पहुंच सके और कुछ मदद हमारी भी हो सके।
तो गाइज इस वीडियो को आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपका व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, कोई भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, फेसबुक का ग्रुप हो गया, आप किसी भी प्रोग्राम पर आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गाइज इसकी टाइपिंग में अभी कभी कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग है थोड़ा कम आता है, तो इसलिए इसको और भी सुधारा जाएगा, लेकिन आगे इसे कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी गलती ना हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आगे से हो सकता है कि ऐसी मिस्टेक कभी ना हो। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें स्थित है सुरकोटदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सुरकोटदा कच्छ जिले में गुजरात राज्य की में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के साक्ष्य मिले? तो गर्तावास बात करें कि गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं। कहां से? गर्तावास के साक्ष्य में बुर्ज होम से मिले हैं। ये एक पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल है, इसमें स्थित है। बुर्ज होम जो है वो किस राज्य में स्थित है, ऐसा पूछा गया है। तो बुर्ज होम की यदि हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्ज होम एक नवपाषाण स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इसी में जो है वो गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिस भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद गाइज।